बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। दो मामलात हैं जी। क्या ईरान पाकिस्तान पर दोबारा हमला करेगा, एक, और दूसरा मामला जो है वो इमरान खान साहब के साइफर केस का है। कौन जेल में साइफर केस की ट्रायल, अडयाला जेल के अंदर साइफर केस की ट्रायल के दौरान अल्लाह के अजाब नाजिल होने की बात कर रहा था, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और जो आज बयान रिकॉर्ड किया गया है अडयाला जेल में, वो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब का बयान है साइफर केस के हवाले से। क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले ईरान के हवाले से आपको थोड़ी सी मालूमात दे दें। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब जो है ईरान को दे दिया है। जिस तरह की स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के अंदर, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से जो ऑपरेशन किया गया, जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स भी शामिल थी, उसको डिप्लॉय किया गया, मिसाइल्स अटैक किए गए और टारगेट्स हिट किए गए। और ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग जो हैं, फॉरेन ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तानी थे, जिनको वहाँ पे हिट किया गया। अब मामला यूं है कि कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक जो है एक्सरसाइजेस कर रहा है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं और एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। अच्छा, एक्सरसाइजेस के हवाले से एक और बहुत अहम और दिलचस्प जो फैक्ट है वो भी सामने आया है कि हमले से पहले ईरान के पाकिस्तान में दोनों ममालिक जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेवल एक्सरसाइजेस मैनूवर्स कर रहे थे। और जो तज्जियाकार हैं वो इसके ऊपर शशदर हैं कि ये क्या मामला हुआ। एक तरफ आप जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे थे और दूसरी तरफ किसी भी बताए बगैर जो है इंफॉर्मेशन के ईरान ने ये हमला कर दिया। तो ये मामला क्या हुआ। अब ईरान के अंदर से जो मामलात सामने आ रहे हैं, या जो उनके कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं कि ये हमला क्या था और क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, वो बहुत अहम और दिलचस्प बात है। उनका कहना है कि इसराइल जो है, क्योंकि आपको पता है गाज़ा के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा एक ऑफेंसिव लॉन्च कर रखा हुआ है, उसमें उनको को खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही। बेशक बेदरेग जानों का वो वहाँ पे जाने ले रहे हैं और मार रहे हैं लोगों को, कत्लेआम कर रहे हैं बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का, लेकिन उनको उस तरह ग्राउंड के ऊपर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है जिस तरह वो चाह रहे थे कि हम घुस आएंगे, कब्जा कर लेंगे। हमास की तरफ से उनको रेजिस्टेंस है। तो उससे इसराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहा जा रहा है कि ईरान जो बैक कर रहा है हिजबुल्लाह को, हमास को, हूथीस को, जिनको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, उनसे मामलात जो हैं इसराइल के गड़बड़ हो रहे हैं। और इसराइल ने फंडिंग करके जैश अल अदल को ईरान के अंदर, जो आपको पता है कासिम हुसैनी साहब की बरसी के ऊपर मामलात सामने आए, 84 लोग जो हैं वो लुकमा अजल बने ईरान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के। वो इजराइलीज जो थे उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये ईरान के अंदर से इंफॉर्मेशन जो है आ रही है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसराइल ने फंड किया जैश अल अदल को। और जैश अल अदल का अगर आप जायज़ा लें तो ये जंदुल्ला नामी तंजीम जो ईरान के अंदर हमलों के हवाले से जानी जाती है, उसमें से इसका जो है वो निकली है। और फंडिंग कहा गया, ईरान से कह रहे हैं लोग कि जी इसराइल इसको फंड कर रहा था। और पाकिस्तान के ये वो इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान की फोर्सेस खुद जो है वो जो मिलिटेंट विंग्स हैं, बीएलए है या दूसरे हैं, उनसे काफ़ी देर से लड़ रही है। और हाल ही में तालिबान ने भी वहाँ पे, पाकिस्तानी तालिबान ने भी वहाँ पे अपनी इनरोड्स बनाई हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इंतशार पैदा किया जाए। तो उनका जो आर्गूमेंट है वो ये है कि जी वहाँ पे तो कंट्रोल नहीं था तो इसलिए हमने टारगेट किए। और पाकिस्तान ने जो टारगेट किया है सारावान के अंदर, उसमें भी मिलिटेंट्स को ही हिट किया है। तो एक बात तो मुश्तरका ये सामने आई है कि जो इस वक्त टारगेट्स हिट किए गए हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स को हिट किया गया है दोनों साइड के ऊपर। मिलिटेंट्स को हिट किया गया है दोनों साइड्स के ऊपर। कोई ऐसे टारगेट्स हिट नहीं किए हैं जिनका ताल्लुक
मिलिट्री से हो, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से हो, डिफेंस के इक्विपमेंट से हो, तो ये बराह रास्त उस तरह का आपको हमला नज़र नहीं आता। और जो मैंने सवाल रेस किया था कि क्या ईरान जो है वो हमला करेगा, तो जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है उससे मुझे लगता है कि ईरान दूसरी दफ़ा हमला करने की अब हिम्मत जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि तौजीह ये पेश की जा रही है कि हमने जो अटैक किया वो अपने मुफाद के लिए किया, अपने दिफा के लिए किया। जो पाकिस्तान ने हमला किया है उसके अंदर भी यही बात की गई है कि पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान के अंदर हमला किया है। अच्छा, अब अनलाइकली है कि ये वॉर जो है एस्केलेट कर जाए और एक मुसीबत बन जाए दोनों ममालिक के लिए। ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है कि जो इस वक्त लिवांट के रीजन के अंदर सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जिसमें सीरिया है, फ़लस्तीन है, इज़राइल है, इजिप्ट है, वहाँ पे मामलात बहुत ज़्यादा गर्म हुए हैं और अगर एक और महाज खोला तो मामलात ईरान के हाथ से निकलते हुए नज़र आएंगे। तो इनको बहुत अच्छी तरह इदराक है इस चीज़ का। और दूसरा कुछ मुझे लगता है कि अब मामलात शायद इससे आगे ना जाएं, लेकिन ईरान का पास ट्रैक कुछ ऐसा है। आपको पता है अमेरिकन्स ने भी स्टेटमेंट दी है कि जी ये तो बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी करवाते हैं रीजन के अंदर और इस तरह के हमले जो हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी इसके हवाले से ख़बर मिलेगी या कोई हमलों के हवाले से इसमें कोई ख़बरें मिलेंगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो है वो इजलास तलब कर लिया गया है, तो मेजर्ड रिस्पॉन्स दे दिया गया है और मैसेज भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत क्लियरली कन्वे कर दिया गया है। अच्छा जी, अब सिचुएशन जैसे इमर्ज होगी आपको मज़ीद ब्रीफ करेंगे इसके हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब के जो साइफर ट्रायल के हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपके गोश गुजार करनी है। आज आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे इमरान खान साहब के और बहुत करीब थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा तगड़े थे कि बैठे बिठाए जो हैं वो मिनिस्टर्स और जो स्पेशल असिस्टेंट्स होते थे उनके इस्तीफ़े मांग लिया करते थे वो, और इमरान खान साहब के बहुत करीब हुआ करते थे। और जो ऑडियो लीक्स हुई उसके अंदर भी खुद आज़म खान साहब इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं तो ऐसे नोट्स लेके उसके ऐसे नोट्स बनाऊंगा कि आप याद करेंगे और तोते उड़ा देंगे हम उनके। तो आज वो फरमा रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब के पास कॉपी थी और इमरान खान साहब को दी गई थी वो कॉपी। इमरान खान साहब ने वापस नहीं की साइफर की कॉपी और कहा कि जी मुझसे गुम हो गई। तो जब आज़म खान साहब आ रहे थे गवाही देने के लिए तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा जेल के अंदर कि जी कुरान के ऊपर हाथ रखवाएं। तो कुरान के ऊपर जब हाथ रखवाया गया तो आज़म खान साहब ने चूमा भी उसको, हाथ भी रखा और कहा कि जी जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। जिसके ऊपर बुशरा बीबी साहिबा ने जो कि मौजूद थी आज ट्रायल के अंदर, तो बड़ी ऊंची आवाज़ में उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का कहर नाजिल होगा, तुम्हें अजाब नाजिल होगा जो लोग झूठ बोल के कुरान के कसम खा के झूठ बोलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के मामलात के अंदर इस किस्म की बातें जो हैं वो सूट करती हैं, ख़ास तौर पे बुशरा बीबी साहिबा को, जिन्होंने पीरी फ़कीरी के अंदर जो है तमाम हदें फलांग ली थी। वो जो हिदायतुल्लाह पीर बनाया हुआ था, जो जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये जनरल फैज़ का ही टाउट था, उसके पास जा जा के उनसे क्या क्या तावीज़ और उनसे क्या क्या मुफीद मशवरे लिया करती थी। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो अहम नुक्ता है साइफर ट्रायल के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी हुई है इमरान खान साहब को उस हवाले से है, और उस केस के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत ही डैमेजिंग हैं प्रोसिक्यूशन के केस के लिए, यानी कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा हुआ है कि साइफर की कॉपी की आप बात करते हैं, कौन सा साइफर? साइफर तो उस वक्त था जब वो डी कोड नहीं हुआ था। तो जब वो डी कोड कर दिया गया और आम जुबान में उसका तर्जुमा कर दिया गया तो वो साइफर रहा ही नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो पूरे के पूरे केस की बुनियाद को हिला के रख देती है। तो आज़म खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जी कॉपी दी इनको और इन्होंने कॉपी साइफर की वापस नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर आप ऑब्जर्वेशन के हवाले से इस मामले को आप देखें तो आपको लगता है कि शायद इमरान खान साहब का ये केस जब
باہر نکلے گا ٹرائل سے، اپیل کے اندر جائے گا، تو اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات جو اب جو ہیں بہت سیریس دکھائی دے رہے ہیں، وہ شاید اتنے سیریس اس وقت نہ رہیں۔ افیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ افیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کنوکشن عمران خان صاحب کی اس کے اندر کر دیں، 5 سال کے لیے ان کو نااہل قرار دے دیں اس الیکشن کے لیے، تو وہ بالکل عملی طور پر جو ہے ان کے نامینیشن پیپرز جو ہے ریجیکٹ کر دیے گئے، تو 5 سال کی نااہلی ہو اور اگلے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کا کیا پتہ ہے جی، پہلے ان کی 71-72 سال عمر ہے، تو 5 سال آپ اور ایڈ کر دیں اس کے اندر، تو الیکشن لڑنے کے قابل رہیں گے یا نہیں رہیں گے، جس کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان پڑا ہوا۔ تو فی الحال اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔